वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे खिलजी वंश में, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी तथ्य तैयार करना चाहते हैं तो डेली क्लास आती है, आप इसको कवर कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे, रात को 9 बजे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। जीएस सेक्शन की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी डिस्काउंट चल रहा है। 50% का सभी कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास ये मौका है। गुड न्यूज़ है आपके लिए कि 15 अगस्त तक के लिए ऑफ़र आपको दिया जा रहा है कि आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी कोर्स परचेज़ करते हैं आप ऐप से, ठीक है, वो चाहे ज्ञान सर ऐप हो, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप, इन दोनों से कोई भी कोर्स परचेज़ करेंगे। बीईओ की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। आपको आरओ मेंस का तैयारी करना है या फिर पीसीएस के लिए तैयारी करना है, अदर स्टेट पीसीएस, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सब पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और यूपी SSC पेट के लिए आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। मात्र 199 में आपको पेट का कोर्स मिल जाएगा और सिर्फ 99 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे टेलीग्राम पर अपने कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, PDF नोट्स वगैरह सब आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाए, तो उसके लिए आपको प्रियंका मैम आपको कूपन कोड डालना है और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है टेलीग्राम पे, क्योंकि काफ़ी कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टेस्ट सीरीज़ के PDF नोट्स और ये सब चाहिए होता है। तो टेलीग्राम पे अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप मेरा नाम बता करके आप 25% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। कल वाली क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, उनके अभियान पढ़ लिए थे। अब उसके जो हमने अभियान पढ़े तो उत्तर भारत के अलग थे, दक्षिण भारत के अलग थे, उनको वैसे ही आपको तैयार करना है। किसने कहाँ नेतृत्व किया, इसने कौन सी उपाधि ली थी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रशासन कैसा था। तो दीवाने इंसाफ ये क्या था? इसका कार्य शाही आदेशों पत्रों का प्रारूप तैयार करना और स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना। तो इसने दीवाने इंसाफ बनाया था। दीवाने रसालत क्या था इसके समय पर? तो पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना और विदेशी राजदूतों से संपर्क करना। अगला था दीवाने रियासत, ठीक है। तो इसका कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और आर्थिक नियमों को लागू करना था दीवाने रियासत। अगला था दीवाने वजारत। इसका प्रमुख क्या होता था? वजीर होता था। इसका मुख्य विभाग वित्त विभाग था। दीवाने आरिज क्या था? तो आरिज मुमालिक युद्ध मंत्री व सैन्य मंत्री होता था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया बनाना, सैनिकों की नामवली रखना, ये सब दीवाने आरिज में किया जाता था। तो ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सेना भर्ती की, ठीक है, वेतन, नगद वेतन देना शुरू किया, सैनिकों का हुलिया बनवाया, ठीक है, घोड़े को दागने की प्रथा शुरू करवाई। ये सब चीज़ें इसके समय पर हुई थी। शहनाए मंडी अर्थात बाजार नियंत्रण पर भी इसने कार्य किया। तो बाजार का प्रमुख कौन होता था? शहना। और तीनों शहनों का प्रमुख कौन होता था? शहनाए मंडी होता था, नियंत्रण अधीक्षक जिसे बोलते हैं। फिर अगला है मुहत्सिब, यह जनसाधारण के आचरण का रक्षक, माप तौल का निरीक्षण करता था। अगला है परवाना नवीस, ये कौन था? तो ये व्यापारियों को परमिट या लाइसेंस जारी करता था। मुन्हियन या फिर मुन्ही, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जासूस था। बरीदे मुमालिक कौन था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वकीले दर था, जो राजमहल के कार्यों की देख रेख करने वाला मुख्य अधिकारी था। इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सब आपको तैयार करना है। इसके अलावा आप देखेंगे सरजानदार था, जो सुल्तान के अंगरक्षकों के मुखिया को कहते थे। और अमीर आखूर का पद था। शहनाई पील था, अमीर शिकार था, शराबदार था, मुहरदार, ये भी कुछ अन्य अधिकारी थे जो राजमहल में शामिल थे। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमानी बताया था। ये उसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था।
पद्मिनी की कहानी के आधार पर 1540 में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने एक पद्मावत काव्य पुस्तक लिखी है। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। इन्होंने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 से 1306 ईस्वी में उस कर को दिल्ली नहीं भेजा गया, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन क्या करता है, मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजता है, देवगिरी पर आक्रमण करवाता है। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित होते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया और उसे रायन की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसे राज्य फिर वापस दे दिया था। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था और मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ये अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर कर लगान जो वसूलने का है कार्य वो किया था। अलाउद्दीन ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए पृथक विभाग बनाया था, दीवाने मुस्तखराज, और ये क्या करता था, उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था, इसने ये लेता था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बना है स्टेटमेंट में भी, तो इसको तैयार रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या फिर मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। उसने मलिक काफूर को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रारंभ की थी और इसके द्वारा 2 कर लगाए गए थे, एक घरी कर और एक चराई कर। ये दोनों नए थे। ये देखिए, जो घरों और झोपड़ियों पर कर लगाया जाता था वो घरी कर था, जो कि दुधारू जो पशु होते थे उन पर अगर लगाया गया तो चराई कर हो जाता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति रोकने का प्रयास किया। मुगल काल में औरंगजेब ने भी वेश्यावृत्ति का निषेध किया था। अकबर ने वेश्याओं को शहर से हटाकर शैतानपुरी में बसाया था। तो आगे देखते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था। यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपने देखा है और क्विक रिवीजन के लिए क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखेंगे कुछ ही कम समय के लिए कुछ शासक रहते हैं जिनके बारे में अगर प्रश्न बनते हैं तो उनको भी एक नज़र में देख लेना है, तो खिलजी वंश आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। इसकी उपाधि क्या था, तो इसकी उपाधि थी खलीफतुल्लाह और अल इमाम और अल उल इज़ाम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। यहीं से 1 लाइनर क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने खुद ही स्वयं को, पहले क्या होता था कि खलीफा आप वो मतलब खिलत प्राप्त करते थे तब आप खुद को घोषित करते थे, लेकिन इसने क्या किया, खुद ही स्वयं को खलीफा घोषित किया था। सिक्कों पर उसकी उपाधि खलीफतुल्लाह अंकित है। मुबारक खिलजी का शासन उदारता के साथ आरंभ हुआ। उसकी नीति थी कि क्षमा करो और भूल जाओ। जिस दिन सुल्तान बना उसी दिन कैदियों को कारागार से मुक्त कर दिया था। लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के सभी भूमि और बाजार संबंधी विनियमों का अंत कर दिया। उसने शासन काल में खुतों और मुकदमों के सारे विशेषाधिकार लौटा दिए गए और अपने 4 वर्ष में 4 माह के शासन के दौरान, मतलब 4 वर्ष 4 माह था इसका शासन, इसने याचकों के प्रार्थना पत्र पुनः स्वीकार करना शुरू किए और अलाउद्दीन ने बंद जो करवा दिए थे ये कार्य उसके द्वारा शुरू कर दिया गया। मलिक दीनार जो अलाउद्दीन का शहनाई पील था, जफ़र खां की उपाधि उसे दी गई। बरनी के अनुसार मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था, कभी कभी तो नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद या खुतबाबाद रखा और उसी ने देवगिरी को सल्तनत का अटूट हिस्सा बनाया और देवगिरी को अपने अधीन प्रभावी ढंग से कर लिया था। मुबारक खिलजी ने यहाँ पर टकसाल स्थापित की थी। देवगिरी को कुतुबतुल इस्लाम या कुतुबतुल नगर भी कहा था, कुतुबतुल नगर, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली को कहा गया और यहाँ इसी के नाम पर मस्जिद भी है, तो मतलब दिल्ली को अब नाम रख दिया कुव्वतुल इस्लाम और यहाँ पर एक मस्जिद है इस वजह से। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुबाबाद का नाम क्या रखा, दौलताबाद रखा। स्टेनली लेनपूल ने कहा था कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। अगला जो हमें शासक पढ़ना है वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। ये अप्रैल 1320 से सितंबर 1320 तक रहता है और इसके बाद हम अगला वंश पढ़ेंगे। उपाधि क्या है, पैगंबर का ये सेनापति था। खुसरो मलिक नासिरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बना था। गुजरात का निवासी था। मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दी थी इसे और अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। खुसरो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था जिसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। उसने खिज्र खां की विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया और उसने आइन उल मुल्क मुल्तानी को उसकी विधुता के आधार पर
ठीक है। आलिम उल मुल्क या और तथा यूसुफ सूफ़ी को सूफ़ी खां की उपाधि प्रदान की। उपाधियाँ बड़ी डिफ़िकल्ट हैं लेकिन पढ़ना पड़ता है। हुसामुद्दीन को खाने खाना तथा बारदू रंढोल को राय राया की उपाधि दी गई थी। खुसरो शाह के विरोधियों ने उसे इस्लाम का शत्रु कहा और इस्लाम खतरे में है कहा। ऐसा नारा लगाया क्योंकि वो हिंदू धर्म का था, बाद में परिवर्तित होकर के मुसलमान बना था। जबकि उसके द्वारा भेजे गए उपहारों और 5 लाख टंका को निजामुद्दीन औलिया ने स्वीकार कर खुद खुसरो शाह की सत्ता को मान्यता प्रदान की थी। तो ये हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। जो इम्पोर्टेंट 1-2 और शासक हैं उनके बारे में भी पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा खिलजी वंश के बारे में। लेकिन आगे की क्लास में हम लोग जो इक्तादारी प्रथा से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। वो करने के बाद अगला जो वंश है उसको स्टार्ट करेंगे। इसी तरह दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग मुगल एम्पायर पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पेड कोर्स के लिए जानकारी मैंने दे दी है। आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, या फिर आप टेलीग्राम पे आप मेरा नाम बता करके भी अपने कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और कोर्स भी ज्वाइन कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ अगले वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।